हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम एक और न्यू एज प्लेटफॉर्म बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं। बिजनेस का नाम है यात्रा ऑनलाइन। आई एम श्योर आप सब लोगों ने इस बिजनेस का नाम जरूर सुना होगा। हम यात्रा का यूज या तो एयरलाइन टिकट्स बुक करवाने के लिए करते हैं या फिर इसका यूज होता है होटल्स की बुकिंग करवाने में। इट्स अ क्लासिक केस ऑफ बॉम्ब्ड आउट आईपीओ, मतलब स्टॉक लिस्ट हुआ मार्केट के अंदर और अगले 1-2 महीने तक स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद अगले 1 साल में स्टॉक की कीमत लगभग 70% डाउन थी। यानी आईपीओ आया, अच्छी परफॉर्मेंस और फिर उसके बाद बॉम्ब आउट हो गया। हाउएवर पिछले कुछ समय से इस स्टॉक के अंदर हमें दोबारा से तेजी नजर आ रही है। स्टॉक के टेक्निकल्स अगेन बुलिश नजर आने लग गए हैं। ऐसा क्यों है? इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि यात्रा का बिजनेस काम कैसे करता है, यहां पर ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, स्टॉक की वैल्यूएशन कैसी है और अगले कुछ सालों तक यह स्टॉक किसी भी इन्वेस्टर को कितना रिटर्न बना के दे सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यात्रा का बिजनेस बहुत सिंपल है। एयर टिकट्स या होटल टिकट्स आप यात्रा के थ्रू बुक कर सकते हैं और यात्रा बीच में थोड़ा कमीशन ले लेता है। बिजनेस सिंपल है, लेकिन एक चीज है जो यात्रा को बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है। वो है कि 2/3 ऑफ यात्राज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम B2B सेगमेंट, यानी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के थ्रू यात्रा का मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। सपोज कीजिए कि मैं एक कंपनी हूं मारुति, और मारुति ने टाई अप कर रखा है यात्रा के साथ। अब यात्रा अपना जो ट्रेवलिंग सोल्यूशन है ना, वो मारुति को बेच देगी और मारुति उस ट्रेवलिंग सोल्यूशन को अपने ERP पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर लेगी। जब भी मारुति के किसी एम्प्लॉय को कहीं पर ट्रेवल करना होगा तो वो यात्रा के पोर्टल से बुक करेगा, या फिर मारुति को अपना कोई बड़ा होटल बुक करना है किसी फंक्शन के लिए, किसी गाड़ी लॉन्च करने के लिए उन्होंने अपना सपोज कीजिए गोवा में एक बड़ा सा होटल बुक करवा दिया, तो वो यात्रा के पोर्टल के थ्रू करेंगे। सबसे बड़ा जो धंधा है यात्रा का वो इन कॉर्पोरेट क्लाइंट से आता है। यहां पर मार्जिन्स बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी सेगमेंट है B2C सेगमेंट, जो मेक माई ट्रिप करता है। यानी आप जैसे या मेरे जैसे जो कस्टमर हैं उनके पास जाता है और उनको कहता है कि हमारे पोर्टल से आप अपनी एयरलाइन की टिकट्स कीजिए या फिर होटल बुकिंग कीजिए। वहां पर यात्रा की एक्सपर्टीज नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग वहां पर यात्रा आहिस्ता आहिस्ता अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है। लेकिन जो कॉर्पोरेट सेगमेंट है ना, वहां पर यात्रा का जो क्लाइंटेल है ना, वो बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम यात्रा के रेवेन्यू को सब डिवाइड करना चाहें तो हम सब डिवाइड कर सकते हैं एयरप्लेन टिकट्स और होटल एंड पैकेजिंग के बीच में। 75% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एयरप्लेन टिकट्स। सिर्फ 20 से 25% के आसपास रेवेन्यू होटल एंड पैकेजिंग से आता है। रिमेंबर, जो होटल एंड पैकेजिंग की डिवीजन है ना, वो मार्जिन एक्रेटिव है, वहां पर मार्जिन ज्यादा हैं। लेकिन जब आप एयरप्लेन की टिकट्स बेचते हैं तो वहां पर मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। वो गेम है वॉल्यूम का गेम। आप जितनी ज्यादा वॉल्यूम में टिकट्स बेचेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा आप पैसा बनाओगे। लेकिन मार्जिन एक्रीशन के चांसेस होटल बुकिंग्स में होते हैं। वीडियो में आगे चल के इन सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। अब इस बिजनेस को सेगमेंट बाय सेगमेंट डाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट सेगमेंट की। देखिए, इंडिया के अंदर ना एक ट्रेंड प्ले आउट हो रहा है जहां पर मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है। ट्रेडिशनली अगर देखोगे तो जितनी भी कंपनीज इंडिया के अंदर है ना, वो ऑफलाइन ट्रेवल एजेंट से अपनी टिकट्स बुक करवाती थी, छोटे छोटे एजेंट्स। या फिर अगर बड़े एजेंट्स भी हैं तो बड़े एजेंट्स लाइक थॉमस कुक या फिर SOTC जैसी कंपनीज, उनके थ्रू अपने जो ट्रेवल बुकिंग है वो करवाती हैं। लेकिन वो ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता कॉर्पोरेट्स शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड छोटे छोटे प्लेयर्स टू ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट्स लाइक यात्रा.com। और यात्रा.com आज के दिन में इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेवलिंग एजेंट है। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है ना, वो अभी सिर्फ 20% पेनिट्रेटेड है। यानी ये सेगमेंट अभी ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी कॉर्पोरेट इंडिया के अंदर हैं वो ऑलरेडी यात्रा की या और OTAs की सर्विसेज ऑलरेडी ले चुके हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट हो रहे हैं फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई। उसके अलावा यात्रा ने 2012-13 के आसपास रियलाइज किया कि जो B2C की सेगमेंट है ना, जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर की सेगमेंट है, वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। बहुत ज्यादा कंपटीशन की वजह से मार्जिन्स बहुत ज्यादा थिन हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस को पिवट करना शुरू कर दिया टुवर्ड कॉर्पोरेट बिजनेस। आज के दिन यात्रा के पास 1300 से भी ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं और स्मॉल और मीडियम अगर एंटरप्राइजेस की बात करूं तो उनकी फिगर 55,000 पर पहुंच जाती है।
दे आर बाई फार द नंबर 1 कंपनी इन दिस सेक्टर। और इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ भी बहुत रैपिडली हो रही है। जो इंडस्ट्री है वो 12-13% के आसपास ग्रो कर रही है, लेकिन यात्रा ग्रो कर रहा है 25% से। इससे अलावा इस सेगमेंट की एक बहुत बहुत अच्छी बात है, यहां पर मार्जिन्स बहुत हेल्दी हैं। इसका रीजन क्या है? B2C की जो सेगमेंट है वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसकी वजह से आपको डिस्काउंट्स बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। लेकिन जब आपने एक कॉर्पोरेट क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लिया तो उस कॉर्पोरेट क्लाइंट ने आपका जो सॉफ्टवेयर है ना उसको अपने ERP के साथ इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद उसके पास बहुत ज्यादा चांस नहीं है कि वो जल्दी जल्दी अपना OTA चेंज कर सके। इसीलिए यूजुअली जो यात्रा के क्लाइंट्स है ना वो बहुत लंबे समय तक उनके साथ स्टिक रहते हैं, है ना। इस वजह से क्या होता है कि प्राइस डिस्कवरी नहीं होती। आप और मैं कस्टमर अगर सपोज कीजिए ऑनलाइन होटल बुक करवा रहे हैं तो हम 4 साइट्स पर जाकर चेक करेंगे कि कौन सस्ता दे रहा है, कौन सस्ता दे रहा है, या ऑफर कहां पर मिल रहा है। लेकिन क्लाइंट्स ने अगर यात्रा को अपना पार्टनर बना लिया तो दे विल स्टिक विद इट, तो मार्जिन्स वहां पर हेल्दी होते हैं। उसके अलावा जो B2C कंपनीज होती हैं उनको बहुत बड़ा खर्चा मार्केटिंग पे और प्रमोशन के ऊपर करना पड़ता है। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो मेक माई ट्रिप की एडवर्टीजमेंट्स ऑनलाइन स्पेस में बहुत रैपिडली बढ़ रही हैं जैसे जैसे ट्रैवलिंग बढ़ रही है। लेकिन यात्रा की उतनी एडवर्टीजमेंट्स नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि यात्रा फोकस कर रहा है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पे, और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को एक्वायर करने का तरीका डिफरेंट होता है। इसीलिए मार्केटिंग की कॉस्ट यात्रा के P&L में आपको कम नजर आएगी। इसीलिए B2C सेगमेंट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो B2B जो सेगमेंट है वहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि मार्जिन्स बेटर होते हैं। यात्रा ने अपना पूरी एनर्जी और अपना पूरा फोकस इस कॉर्पोरेट सेगमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। जब कंपनी का IPO आया था तो कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज में से सिर्फ 40% रेवेन्यू कॉर्पोरेट क्लाइंट से आता था। आज के दिन में वो फिगर बढ़ के 66% हो गई है, और कंपनी कह रही है कि अगले 2 साल में हम इस सेगमेंट को 75% ऑफ आवर रेवेन्यूज कर देंगे। कंपनी अपने रेवेन्यूज फ्रॉम दिस सेगमेंट अगले 3-4 साल में 2x करने वाली है, यानी इस सेगमेंट में खतरनाक ग्रोथ होने वाली है। मार्जिन्स तो अच्छे हैं ही हैं। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि B2B जो बिजनेस है ना उसमें एक समस्या है, यहां पर वर्किंग कैपिटल जरूर फंस जाती है। बहुत हैवी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल आपको जरूर इंप्लीमेंट करनी पड़ती है बिजनेस के अंदर। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है वैसे ही आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होने लग जाती है। वर्किंग कैपिटल क्यों हाई होती है? देखिए, जितने भी आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनकी एक पेमेंट साइकिल होती है, शायद 30 दिन के बाद या फिर 45 दिन के बाद। तो यात्रा को अपनी खुद की बैलेंस शीट से वो एयर टिकट्स खरीदनी पड़ती है या फिर होटल्स बुक करवाने पड़ते हैं। पेमेंट होती है, 100% पेमेंट होती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल फंस जाती है। उसी वजह से जो कॉर्पोरेट सेगमेंट है उसके रोसी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? रोसी हल्का फुल्का नीचे आ जाता है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इस बिजनेस के अंदर ज्यादा है। लेकिन मार्जिन्स भी यहां पर कॉर्पोरेट बिजनेस में ज्यादा होते हैं, तो मार्जिन्स ज्यादा होने की वजह से रोसी बढ़ता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल यूज होने की वजह से रोसी घटता है। अल्टीमेटली अगर हम B2B सेगमेंट से रोसी कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, या फिर कॉर्पोरेट सेगमेंट का रोसी बेटर होता है। अब कॉर्पोरेट सेगमेंट्स को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो एयरलाइन की टिकटिंग और दूसरा होटल की टिकटिंग। दोनों ही सेगमेंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, जो एयरलाइन की बुकिंग्स है ना वो बहुत लो मार्जिन का बिजनेस है, वहां पर गेम है वॉल्यूम का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, अगर यात्रा अपने किसी भी क्लाइंट के लिए एयरलाइन की टिकट्स करवाती है तो उनको डील करना पड़ेगा जो एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं उनके साथ, इंडिगो के साथ या फिर एयर इंडिया के साथ। इंडिगो या एयर इंडिया जो एयर टिकट्स हैं उसका रेट कम नहीं करेंगी, क्योंकि यात्रा बहुत सारे क्लाइंट्स लेके आ रहा है। यात्रा के पास यहां पर कोई भी बार्गेनिंग चिप नहीं है ना। तो इसकी वजह से यात्रा जब भी अपने क्लाइंट्स के लिए एयरलाइन की टिकट करवाता है ना उनको बहुत थोड़े से मार्जिन्स मिलते हैं, शायद 3.5% 4% के आसपास, क्योंकि उनके पास कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है। सारी जो बार्गेनिंग चिप्स हैं वो एयरलाइन कंपनीज के हाथ में है, वहां पर मोनोपोली चलती है ना। लेकिन अगर यात्रा होटल्स की बुकिंग करवा रहा है तो वहां पर यात्रा के पास बार्गेनिंग चिप है। यात्रा के पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, तो जब भी वो किसी होटल कंपनी के पास जाते हैं तो वहां पर वो कॉस्ट के ऊपर बार्गेनिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से मार्जिन्स जब यात्रा कमाती है ना होटल इंडस्ट्री से
वो कहीं ज्यादा बेटर कमाती है इन कंपैरिजन टू एयर टिकट्स। इसीलिए मैनेजमेंट बार बार कौन कॉल्स में बोलती है कि हम अपना होटल वाले बिजनेस को बहुत रैपिडली स्केल अप करना चाहते हैं। हम अपने एयरलाइन वाली जो सेगमेंट है उसको सिर्फ इंडस्ट्री एवरेज से ग्रो करेंगे, मे बी 10% से ग्रो करेंगे। जो असली ग्रोथ आने वाली है वो होटल वाली सेगमेंट में से आने वाली है, वहां पर मार्जिन ज्यादा है और ग्रोथ भी ज्यादा है। अब मैनेजमेंट बोल तो रही है कि हम अपनी होटल वाली डिवीजन को सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रो करवाना चाहते हैं, मे बी 30-35% से ग्रो करवाना चाहते हैं, लेकिन वो ये करेंगे कैसे? तरीका नंबर 1, क्रॉस सेलिंग। देखिए, आज के दिन में यात्रा के पास ऑलमोस्ट 1300 बड़े क्लाइंट्स हैं और 55,000 छोटे क्लाइंट्स हैं। इन सब कंपनीज के अंदर ना लगभग 7 लाख से 8 लाख के आसपास एम्प्लॉइज हैं। यात्रा फोकस कर रहा है उन 7-8 लाख एम्प्लॉइज के ऊपर। अगर मैं एक B2C कंपनी हूं तो मुझे अपनी मार्केटिंग करनी होगी पूरे देश के अंदर। मेक माई ट्रिप की एडवर्टीजमेंट आज के दिन में टीवी के अंदर आ रही है, मोबाइल के अंदर आ रही है, हर जगह पर मेक माई ट्रिप की एडवर्टीजमेंट नजर आ रही है अगर आप कोई भी अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो। लेकिन यात्रा को कंसंट्रेट करना है सिर्फ इन 7 से 8 लाख लोगों के ऊपर, तो इसकी वजह से उनकी मार्केटिंग कॉस्ट कम होगी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो गई, है ना। और आप अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को क्रॉस सेल करना चाहते हो एक ऐसी कैटेगरी जहां पर मार्जिन ज्यादा है, और ऐसा हो भी रहा है। पिछले कई साल में जो होटल वाली सेगमेंट है वो कहीं ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है इन कंपैरिजन टू पूरी कंपनी। इस होटल वाली सेगमेंट में एक और सेगमेंट है, माइस सेगमेंट। मार्केटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। माइस, ये एक्रोनिम आपको याद करना होगा अगर आप कोई भी होटल का स्टॉक पढ़ रहे हैं या फिर ट्रैवल रिलेटेड कोई भी कंपनी पढ़ रहे हैं तो। माइस, अब ये माइस सेगमेंट है ना जो होटल के अंदर, ये और भी ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है इन कंपैरिजन टू पूरा बिजनेस, मे बी 35-40% से। है क्या ये सेगमेंट? देखिए, आजकल कॉर्पोरेट्स के अंदर एक ट्रेंड है कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए वो अपने जो एम्प्लॉइज है ना उन्हें कहीं पर भी बाहर लेके जाते हैं, मे बी एक होटल बुक करवाते हैं इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर, और वहां पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवाते हैं। ये एक तरीका है कि एम्प्लॉइज को कैसे मोटिवेटेड रखा जा सके। ये ट्रेंड शायद आप अपनी कंपनी में भी देख रहे होंगे। उस ट्रेंड का यात्रा जैसे OTAs फायदा उठा रहे हैं और वो एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहे हैं कॉर्पोरेट्स को। यानी अगर आपको कोई वेन्यू बुक करवाना है तो आप यात्रा से कांटेक्ट कीजिए, यात्रा टिकटिंग करवाएगी, आने जाने का खर्चा देखेगी और कैसे एयरलाइन की टिकट होंगी वो चेक करेगी। उसके बाद ग्राउंड के ऊपर जो जो लॉजिस्टिक्स हैं उसका ध्यान रखेगी। उसके अलावा जितने भी एम्प्लॉइज वहां पर जा रहे हैं ना उनके एक्सपीरियंस का ध्यान रखेगी। इससे कॉर्पोरेट को क्या फायदा है? उनको अलग अलग अपने एजेंट्स पकड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक कंपनी को ठेका दे दिया यात्रा को कि आप हमारा इवेंट करवाइए, ऑर्गेनाइज करवाइए। यात्रा को क्या फायदा हुआ? यात्रा को बड़ा टिकट आइटम मिल गया। एयरलाइन की टिकट का खर्चा क्या होता है? 7,000, 10,000, 20,000 रुपए एक एयरलाइन टिकट का। लेकिन आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो उसका टिकट साइज बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपके मार्जिन हाई होते हैं। उसके अलावा यहां पर प्राइस डिस्कवरी उतनी अच्छी नहीं होती, है ना, तो जो आपके मार्जिन्स हैं वो उस वजह से भी ज्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा जो होटल्स हैं उनके साथ भी आपके पास एक बार्गेनिंग चिप आ जाती है क्योंकि आप वॉल्यूम में बिजनेस लेके आ रहे हैं। समझ गए? जो माइस वाली सेगमेंट है वो सबसे ज्यादा रैपिडली ग्रो होने वाली सेगमेंट है, 35-40% तक शायद ग्रो कर रही है। इसके अलावा यहां पर मार्जिन्स भी बहुत ज्यादा है। यही बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ओवरऑल यात्रा के अगर आप मार्जिन्स देखेंगे ना तो वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं आफ्टर कोविड। और भी बहुत फायदे हैं माइस के। यहां पर आपको कस्टमर एक्वायर करने के लिए पैसा नहीं खर्च करना बहुत ज्यादा, कस्टमर्स आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं, है ना। और उसके बाद रिपीटेबिलिटी होती है। एनुअल इवेंट अगर कोई कंपनी करवा रही है तो चांसेस हैं वो हर साल उस समय फिर से इवेंट कंडक्ट करवाएगी। कुछ दिन पहले यात्रा ने एक इसी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी को एक्वायर किया था, ग्लोबल टाइम्स। बहुत अच्छी एक्विजिशन थी। उस एक्विजिशन के बाद कंपनी के मार्जिन्स में डायरेक्टली इंपैक्ट नजर आ रहा है। यात्रा एक्वायर्ड अराउंड 350 ऑफ देयर क्लाइंट्स, बिग एंड ल्यूक्रेटिव माइस क्लाइंट्स। अब B2C सेगमेंट की बात कर लेते हैं जहां पर यात्रा डायरेक्टली कस्टमर से कॉन्टेक्ट में आती है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सेगमेंट बहुत ज्यादा क्राउडेड है। यहां पर बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो B2C सेगमेंट में फोकस करती हैं और बहुत सारा अंधा पैसा लगाती हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, प्रमोशंस के ऊपर। सबसे बड़ी कंपनी मेक माई ट्रिप है, उसके बाद ईज माई ट्रिप है,
क्लियर ट्रिप है, गो आईबीबो है, इक्सिगो है, इतनी सारी कंपनीज होने की वजह से मार्जिन्स बहुत ज्यादा थिन हो जाते हैं। इस वजह से जो यात्रा की मैनेजमेंट है उन्होंने फोकस करने का सोचा है सिर्फ अपने कॉर्पोरेट्स के ऊपर। यहां पर ग्रोथ आएगी, B2C सेगमेंट में ग्रोथ आएगी, लेकिन 10-12% से फालतू की हम ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इनफैक्ट यात्रा अपना मार्केट शेयर लास्ट कुछ ईयर में उन्होंने मेक माई ट्रिप या अगोड़ा जैसी कंपनीज को लूज आउट कर दिया है। अच्छा, इस बिजनेस सेगमेंट के बारे में ना एक बहुत अच्छी बात है, ये वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है। जैसा B2B सेगमेंट है, वहां पर आपको क्लाइंट्स की टिकट खरीदनी पड़ रही है खुद, लेकिन यहां पर आपको पहले कस्टमर पैसा दे रहा है और होटल्स को आप बाद में पे करते हैं। इसकी वजह से आपके पास वर्किंग कैपिटल की कभी समस्या नहीं आती। इनफैक्ट आप कस्टमर्स के वर्किंग कैपिटल के ऊपर काम कर रहे हैं। मार्जिन्स यहां पर कम है। इसके अलावा ये जो सेगमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता डी ग्रो हो रही है इन टर्म्स ऑफ जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है ना। जब आईपीओ आया था, जब 60% ऑफ द रेवेन्यू B2C सेगमेंट से आता था, आज वो घटकर सिर्फ 33-35% के आसपास रह गया है, जो शायद अगले कुछ सालों में 25% पर आकर गिर जाएगा, जो ओवरऑल कंपनी के मार्जिन्स के लिए एक्रेटिव है, क्योंकि जो हायर मार्जिन वाली सेगमेंट है वो ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है, B2B सेगमेंट। लेकिन जो B2C सेगमेंट है, लोअर मार्जिन वाली सेगमेंट, वो उतनी रैपिडली ग्रो नहीं कर रही। कंपनी के मार्जिन्स आहिस्ता आहिस्ता हमें एक्सपेंड होते हुए नजर आएंगे अगले 2-3 साल में भी। अब ग्रोथ फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने बिजनेस समझाते हुए ग्रोथ फिगर आपको समझा दिए। सबसे बड़ा ग्रोथ फिगर क्या है? कंपनी के मार्जिन एक्सपेंशन। मार्जिन कंपनी के कैसे एक्सपेंड हो रहे हैं? सबसे पहले तो जो कॉर्पोरेट सेगमेंट है वहां पर मार्जिन हाई है, उसकी परसेंटेज बढ़ रही है। उसके अलावा कॉर्पोरेट सेगमेंट के अंदर भी होटल सेगमेंट, जिसके मार्जिन कॉर्पोरेट सेगमेंट में हाईएस्ट है ना, उसकी परसेंटेज बढ़ रही है, वो रैपिडली ग्रो हो रहा है। इसके अलावा होटल सेगमेंट के अंदर भी जो माइस वाली सेगमेंट है वहां पर आपके मार्जिन सबसे ज्यादा है, वो उससे भी ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। इसकी वजह से कंपनी के जो ओवरऑल मार्जिन हैं वो लगातार हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। दूसरा ग्रोथ ट्रिगर, कंपनी की ग्रोथ। मैनेजमेंट कह रही है कि जो कॉर्पोरेट वाली सेगमेंट है ना, वो शायद 25% से ग्रो कर लेगी, ठीक है, और जो हमारी नॉन कॉर्पोरेट B2C सेगमेंट है वो लगभग 10-12% से ग्रो कर लेगी। तो जो ब्लेंडेड ग्रोथ है ना, वो लगभग 19-20% की तो आ ही जाएगी। इतनी एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट ने पिछले 1-2 साल में इस एक्सपेक्टेशन को बीट भी किया है ना। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी के ओवरऑल जो रेवेन्यूज है ना, वो एटलीस्ट 20% से तो ग्रो होंगे ही होंगे, और इनके मार्जिन्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज होगी, वो कैसे एक्सपेंड होंगे। इसके अलावा यात्रा आज के दिन में इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी OTA ब्रांड है मेक माई ट्रिप के बाद, है ना। तो ब्रांड रिकॉल यात्रा का अच्छा खासा है। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, फेयरफैक्स एक कंपनी है जो यात्रा का कॉम्पिटिटर है, क्योंकि ये ऑफलाइन जो एजेंट है ना, ट्रेवल बुकिंग एजेंट्स हैं, उस सेक्टर में काम करते हैं और बहुत बड़े प्लेयर हैं। उन्होंने यात्रा के अंदर 10% स्टेक खरीदा है। अपने कॉम्पिटिटर के अंदर आप स्टेक कब खरीदते हैं? जब आपको अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर भरोसा होता है, क्योंकि आपने उस इंडस्ट्री को देखा है, आप अपने कॉम्पिटिटर को भी ग्रो करते हुए देख रहे हो, तो आपको उस इंडस्ट्री का ज्यादा बेटर आइडिया होता है। तो मैं इसको एक बुलिश साइन की तरह देखूंगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपके अंदर स्टेक खरीद रहे हैं। ये भी एक इन्वेस्टमेंट थीसिस हो सकता है कंपनी के अंदर। आई होप आपको ग्रोथ फिगर्स बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बहुत सिंपल बिजनेस है, अगर आपको समझना है तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा। अब रिस्क और चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क जो आज के दिन में यात्रा फेस कर रही है ना, वो कंपटीशन है। B2C सेगमेंट का आप आहिस्ता आहिस्ता मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, है ना। मेक माई ट्रिप जैसी कंपनी बहुत एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रही है, प्रमोशंस कर रही है, लेकिन आप जो लुक्रेटिव B2C सेगमेंट है उससे आप पीछे हटते जा रहे हैं। जबकि जो B2C सेगमेंट है ना, उसको मार्केट ज्यादा वैल्यूएशन देती है इन कंपैरिजन टू B2B सेगमेंट। आप ऐसे बिजनेस के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो जिसे मार्केट ज्यादा वैल्यूएशन नहीं देती, क्योंकि टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट इन B2C सेगमेंट इज बहुत बहुत हाई। और आपने अगर एक ब्रांड बना ली, एक नेटवर्क इफेक्ट बना लिया, तो उसका बहुत बड़ा फायदा आपको फ्यूचर में हो सकता है। उस सेगमेंट से आप एक कदम पीछे ले रहे हो, एक कदम क्या, मैं तो कहूंगा बहुत सारे कदम पीछे ले रहे हो। अगर आप अपना मार्केट शेयर को इंटैक्ट भी रखते ना, तो मैं बुलिश हो जाता आपके लिए बहुत ज्यादा, लेकिन आप अपना मार्केट शेयर भी आहिस्ता आहिस्ता लूज करते जा रहे हो। इसके अलावा जो बड़े प्लेयर हैं मेक माई ट्रिप जैसे, अगर उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया जो आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर, पैसा झोंकना शुरू कर दिया, ज्यादा डिस्काउंट्स देने लगे कॉर्पोरेट को, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपना मार्केट शेयर लूज भी कर सकते हैं।
कॉर्पोरेट क्लाइंट्स स्टिकी हैं, वो जल्दी जल्दी अपने ओटीएस को बदलेंगे नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि मेक माई ट्रिप अपने जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है उसको और बड़ा करने के लिए और एग्रेसिवली एंटरप्राइजेस को फॉलो अप करे। उस केस में क्या होगा? क्या आपके अंदर वो है कंपटीशन को दूर भगाने की हिम्मत? वो देखने वाली बात होगी। दूसरी बड़ी समस्या कंपनी के अंदर है कि आपके पास 75% ऑफ द रेवेन्यू एयर ट्रेवल से आता है, जो बहुत छोटा मार्जिन जनरेट करता है, बहुत छोटा मार्जिन जनरेट करता है, क्योंकि आपके पास बार्गेनिंग चिप्स नहीं है। एयरलाइन के प्राइसेस के साथ आप कोई भी डिस्काउंट नहीं जनरेट कर सकते, जिसकी वजह से आपके मार्जिन्स कम हो जाते हैं। इसीलिए आपको फोकस करना पड़ रहा है होटल सेगमेंट पे, लेकिन होटल सेगमेंट अभी भी सिर्फ 25% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू है ना। तो आप होटल सेगमेंट को कैसे स्केल अप करेंगे? और जो एयरलाइन सेगमेंट है वहां पर मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा मार्जिन जनरेट कर पाएंगे, है ना। तो आपको टोटल जो कंसंट्रेशन करना पड़ेगा वो होटल सेगमेंट के ऊपर करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपके पास बार्गेनिंग चिप्स नहीं है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की समस्या है। B2B बिजनेस में आपको वर्किंग कैपिटल लेके चलनी पड़ेगी, B2C सेगमेंट में आपको वर्किंग कैपिटल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा आपको अगर बहुत रैपिडली ग्रो करना है ना, तो आपको अलग अलग कंपनीज के पास जाना है, एंटरप्राइजेस के पास जाना है और उनको ऑनबोर्ड करना है। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। आप किसी भी कंपनी को 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक फॉलो अप करते हैं, उसके बाद आपके साथ वो टाई अप करते हैं। तो बहुत जल्दी आपको अगर स्केल करना है तो आपको जो अपनी मार्केटिंग वाली टीम है, जो सेल्स वाली टीम है, उसको रैंप अप करना पड़ेगा, है ना। तो इतना आसान नहीं है। आप अपनी अगर ग्रोथ बहुत रैपिड लेके आना चाह रहे हैं तो वहां पर आपको जरूर टाइम लग सकता है। बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स, एक इन्वेस्टर को इस तरीके की समस्याओं पर बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। देखिए, अगर यात्रा की आपको करेक्ट वैल्यूएशन करनी है ना, तो आपको स्क्रीनर का डाटा नहीं देखना, आपको डेटा देखना है जो इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसमें से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जब भी कोई प्लेटफॉर्म बिजनेस काम करता है ना, तो जो उसका रिपोर्टेड रेवेन्यू होता है वो एक्चुअल जो इकोनॉमिक रेवेन्यू होता है उससे डिफरेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉस्ट आइटम ऐसे होते हैं दैट डजंट मेक सेंस कि उनको हम टॉप लाइन के अंदर इंक्लूड करें। फॉर एग्जांपल, यात्रा ने ग्रोस बुकिंग वैल्यू की, सपोज कीजिए 100 रुपए की टिकट बेच दी, ठीक है। उस 100 रुपए की टिकट को हम रेवेन्यू के तौर पे नहीं देख सकते, क्योंकि वो ग्रोस बुकिंग वैल्यू है। अब उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, कुछ टिकट कैंसिल हो गई, उनकी रीइंबर्समेंट करनी पड़ी, ठीक है, या और भी कुछ एडजस्टमेंट्स हुई हैं। इसके अलावा सर्विस चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल, यात्रा पे करता है पेमेंट सर्विसेज, पेमेंट गेटवे के चार्जेस है, या फिर एयरलाइन कंपनीज को कुछ पे करता है, या फिर होटल कंपनीज को कुछ पे करता है। वो सारी जो सर्विस कॉस्ट है ना, वो हमारी टॉप लाइन में नहीं दिखनी चाहिए अगर हमको सही तरीके से कंपनी के फाइनेंसिस समझने हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक और इंडिकेटर है RLSC, रेवेन्यू लेस सर्विस कॉस्ट। हम उसको ट्रैक करें। अगर हम उसको ट्रैक करेंगे तो हमें बेटर आइडिया हो सकता है कि कंपनी कितना रोसी कमा रही है, कितना EBITDA कमा रही है। अगर आप कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे, वहां पर RLSC की फिगर वो हमेशा कोट करते हैं, तो आप उसको देखिएगा और उसकी किस तरीके से ग्रोथ हो रही है उसको समझिएगा, ठीक है। यहां पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि RLSC की जो ग्रोथ है वो 20% से तो हो जाएगी। अब बात करते हैं EBITDA मार्जिन्स की। देखिए, यहां पर चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस नहीं दी कि हम 2 साल में, 3 साल में EBITDA मार्जिन कितना कर लेंगे, लेकिन हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी कोई प्लेटफॉर्म कंपनी किसी ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर बैठी होती है और उनका रेवेन्यू बहुत जल्दी जल्दी स्केल अप करता है, तो उनके जो मार्जिन्स होते हैं ना, वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। पिछले 2 साल में हमने देखा भी है, कंपनी 2 या 3 साल पहले EBITDA नेगेटिव थी, अब कंपनी आहिस्ता आहिस्ता 20% EBITDA मार्जिन दिखा रही है। अब EBITDA मार्जिन कितना ग्रो होगा, दैट इज एनीवन्स गेस, है ना। हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी इस साल EBITDA 20% कर रही है, 2027 में 21% करेगी और 2028 में सपोज कीजिए 22% करेगी। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हैं जो कह रहे हैं कि मार्जिन शायद इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम थोड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं और हम मान लेते हैं कि मार्जिन सिर्फ 22% के आसपास रहेंगे। तो उस हिसाब से कंपनी कितना EBITDA कमाएगी? मेरे हिसाब से कंपनी का EBITDA लगभग 150 करोड़ के आसपास हो जाना चाहिए इन 2028। उसके बाद हमने फाइनेंस कॉस्ट हटा दी। उसके बाद टैक्सेशन, हाँ, टैक्सेशन भी इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनी पिछले 3 साल से नुकसान के अंदर थी, ठीक है, तो टैक्सेशन कोई लगी नहीं। इवन उनका जो टैक्स का नुकसान था वो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, है ना। उसकी वजह से आज के दिन में कंपनी बहुत ज्यादा टैक्स पे नहीं कर रही, डिस्पाइट इट बीइंग प्रॉफिटेबल।
अब ये कितने दिन तक चलेगा? मुझे लगता है कि 2028 तक शायद कंपनी के जो टैक्सेशन है ना, वो शायद वो 20% 15% तक हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो और बढ़िया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जब वैल्यूएशन चेक करी तो मैंने कंपनी की जो 2028 की पैट बनाई है वो 20% टैक्सेशन के हिसाब से बनाई है। 2029 में शायद वो टैक्सेशन 25% के आसपास हो जाएगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से शायद कंपनी 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमा ले। अब 2028 में कंपनी को क्या पीई दे? आज के दिन में जो कंपनी को पीई मिल रहा है वो 50x का मिल रहा है। देखिए, अगर आज टैक्सेशन का इंपैक्ट होता ना तो ये पीई शायद हमें 100x में नजर आ सकता था। तो पीई बहुत बढ़िया मल्टीपल नहीं है, खासकर इस तरीके की कंपनी में जब हम इवेल्युएट करते हैं। लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ईबी टू ईबिटा पे भी अगर वैल्यूएट कर सकते हैं हम इस कंपनी को, अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन मैंने यहाँ पर पीई पे वैल्यूएट किया है सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए कि कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो 50x का मल्टीपल आज के दिन में कंपनी ट्रेड कर रही है। हो सकता है 2028 में भी बुल केस में अगर मैंने लिया है कि 50x का ही मल्टीपल रहेगा, उस केस में कंपनी हमारा 25% का रिटर्न बना के दे देगी, ठीक है। अगर हम बेस केस लेते हैं, वहां पर मैंने पीई 45x ली है, 45x के हिसाब से हमारा 20% के आसपास का रिटर्न बन जाएगा। और अगर बेयरिश केस लेते हैं, कंपनी 40x का पीई पर ट्रेड करती है, जो कंपनी कर सकती है, ठीक है। आप रिमेंबर कीजिए कि यहां पर आप ईबिटा पॉजिटिव हो गए, ईबिटा आपका ग्रो कर रहा है 35% से, मे बी 40% से। इतना रैपिडली आपका ईबिटा ग्रो करता है ड्यू टू मार्जिन एक्सपेंशन एंड रेवेन्यू एक्सपेंशन। तो मार्केट को इस तरीके के जो कंपनी है ना, उसको बहुत अच्छा पीई देना चाहिए, वैल्यूएशन अच्छी देनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, है ना। तो 40 का, 50 का, 60 का कितना ई होगा वो गैस वैसा ही आपका है, वैसा ही मेरा है। अगर मैं 60x के पीई के साथ अगर वैल्यूएशन करता तो शायद कंपनी 35% का रिटर्न दिखाने लग जाती, है ना। तो यहां पर हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होते। कंजर्वेटिवली अगर इसका मैं बेरिश केस बनाऊं तो कंपनी शायद 10-15% का रिटर्न तो बना के हमें दे ही दे देगी, अगर मैनेजमेंट जो कह रही है वो अचीव करती है तो, ठीक है। इफ्स एंड बट्स हमेशा होते हैं। कभी भी वैल्यूएशन को देखकर कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, रिस्क जरूर देखिएगा। कोई गारंटी नहीं है कि जिस तरीके से मैनेजमेंट बोल रही है उसी तरीके से होगा, या जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाई है उस तरीके से ही कंपनी परफॉर्म करेगी। हो कुछ भी सकता है यहाँ पर, है ना। लेकिन शायद कहीं ना कहीं ओड्स हमारे फेवर में दिखाई दे रहे हैं कि शायद यात्रा अगले 3-4 साल में इन्वेस्टर का पैसा बना दे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलते हैं, किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।